बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड के किसान फसल के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर करते हैं और इसका वह लाभ भी उठा रहे हैं। तो चलिए आज के इस अंक में कुछ इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बाजार समिति और ग्रामीण हाट में कोल्ड रूम बनाने की है योजना। 50% अनुदान पर हो रहा है खरीफ फसलों का बीज वितरण। मूंग के लिए पूसा विशाल और उड़द के लिए लगाए बिरसा उड़द 1। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा अब गांवों और किसानों के करीब शीतगृह यानी कोल्ड रूम बनाने की योजना है। इसके लिए शुरुआती चरण में राज्य के 10 कृषि उत्पाद बाजार समिति को कोल्ड रूम बनाकर दिया जाएगा। एक कोल्ड रूम बनाने की लागत 3,24,000 रुपए है। इसी लागत पर 10 ग्रामीण हाट में भी कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। हर कोल्ड रूम में 50-50 क्रेट भी दिए जाएंगे। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के तहत 50% अनुदान पर खरीफ फसलों का बीज वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष 11 मई से बीज वितरण शुरू किया जा चुका है। समय से बीज उपलब्ध कराने के कारण किसानों की ओर से बीज की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष मई महीने में ही अरहर, मड़ुआ, मूंगफली, उड़द और मूंग की 38,640 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। बीज वितरण का लाभ लेने के लिए मई तक 1,01,065 किसानों ने निबंधन कराया है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कम पानी में सिंचाई करने की व्यवस्था करें। इसके लिए टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर का उपयोग करें। साथ ही मल्चिंग का भी इस्तेमाल करें। झारखंड पठारी राज्य है, यहाँ भूगर्भ जल स्तर बहुत जल्द नीचे चला जाता है। ऐसे में जून का प्रथम सप्ताह तक गर्मी अपने चरम तापमान पर चला जाता है। तब किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसान ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई का इंतजाम करें। इससे पानी की खपत भी कम होती है और उपज भी अच्छी होती है। इसके साथ मल्चिंग भी करें। किसान भाई, अभी के समय में पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप ड्रिप, स्प्रिंकलर और मल्चिंग का अपने खेतों में प्रयोग करें तो कम पानी में अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं। खरीफ दलहनी फसल मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा विशाल SML 668 या IPM 2S3 लगाएं। जबकि मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा उड़द 1, बिरसा उड़द 2 या WBL 109 लगाएं। मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज और उड़द की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इन दोनों की बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मूंग के अनुशंसित प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि उड़द के अनुशंसित उन्नत प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मूंग और उड़द से अच्छी उपज लेने के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। पूसा विशाल, इसके अलावा SML 668 और एक है IPM 2-3। इसके अलावा एक अपेक्षाकृत पुरानी किस्म है मेहा। ये सभी किस्में जो हैं झारखंड की जलवायु के लिए उपयुक्त पाई गई है। उसी तरह उड़द के लिए बिरसा उड़द 1, बिरसा उड़द 2 और WBL 109। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाण खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें, इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस सोल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मत्स्य पालन रोजगार जो है और उद्योग जो है यह सिर्फ मछुआरों तक ही सीमित था, मगर अब धीरे धीरे अब यह गांव में भी धीरे धीरे बड़े पैमाने पर स्थापित हो रहा है, जिसके कारण इससे जुड़े लोग और हमारे किसान इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करना चाहते हैं और इसे एक रोजगार में किस प्रकार से देख सकते हैं, व्यवसाय के रूप में इसके कितने सारे अवसर हैं, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे और इसके लिए हम आपको दिखाते हैं ये वृत्तचित्र। झारखंड राज्य का एक जिला है गिरिडीह। इसके बेंगाबाद ग्राम में खेती बाड़ी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ की खेती अब तक व्यावसायिक रूप नहीं ले पाई है। यहाँ के लोग सिर्फ एकल कृषि पद्धति पर निर्भर हैं। इससे इन्हें सालों भर गुजारा करना मुश्किल होता है। अतः यहाँ के लोग अपनी आमदनी के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। ऐसे में अपने गांव पर रहकर ही अपनी आमदनी सुदृढ़ करने के लिए यहाँ के किसानों ने मछली पालन का रास्ता अपनाया है। मछली पालन की यहाँ असीम संभावनाएं हैं। जरूरत है तो बस मछली पालन के परंपरागत तरीके को तजकर उसमें वैज्ञानिक विधि के समावेश की। आज इस क्षेत्र में लोग मछली पालन के परंपरागत तरीके को छोड़कर हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग कर रहे हैं। इससे उनकी मछलियों का उत्पादन बढ़ रहा है और उनकी आमदनी सुदृढ़ हो रही है। यहाँ के लोगों ने मछली पालन के जरिए स्वरोजगार को अपनाया है और वे इससे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली अभी तो मतलब जितना अच्छे ढंग से होना चाहिए उतना तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन अभी तक सब कोई परंपरागत खेती ही कर रहे हैं, मतलब परंपरागत मछली उत्पादन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जितना टाइम ये ले लेता है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं यहाँ के किसान। तो अभी हम लोग उन्नत मतलब हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग के दिशा में हम लोग यदि चलते हैं तो इसमें क्या है कि आपका टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होता है। हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग में क्या है कि अभी तक क्या होता था कि 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी किसान यदि प्रोडक्शन लेना होता था तो 2 से 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल हार्डली से हार्डली 5 क्विंटल तक जाता था। लेकिन हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग में क्या है कि आप 1 एकड़ में अप्रॉक्स 6 to 7 टन का प्रोडक्शन आप आराम से ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि प्रॉपर वे से आप इसमें इंस्टॉलेशन होता है, आपका एरेसन प्रॉपर होना मांगता है और आपका जो तालाब में प्रॉपर वे से जो मशीन का यूज़ होना है फ्लो रेट और ऑक्सीजन रेट को डेवलप करने के लिए और उसमें मोबिलिटी के लिए जो चाहिए वो प्रॉपर वे से उसमें देना पड़ता है मैकेनिकल सोर्स से, और फिर उसमें प्रोडक्शन प्रॉपर वे से आता है। और इसमें फीडिंग का कॉस्टिंग आता है अप्रॉक्स यदि हम तालाब में करते हैं तो आपका 1:2 1:1 का FCR आता है और इसमें बेनिफिशियल होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और फार्मर भी सेटिस्फाइड होता है। बेंगाबाद ग्राम में पहले मछली पालन परंपरागत तरीके से होता था। इसकी वजह से मछलियों का उत्पादन बहुत कम होता था। कोरोना काल में जब कई किसान अन्य राज्यों से अपने गांव लौटे तब उन्हें भी रोजगार की जरूरत पड़ी। ऐसी स्थिति में किसानों ने मछली उत्पादन को एक रोजगार के रूप में देखना शुरू किया और उसे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया। यही वजह है कि आज यहाँ मछलियों का उत्पादन बढ़ गया है। जिस समय ये स्टार्ट हुआ था उस समय ये पूरा ट्रेडिशनल परंपरागत वे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब इसमें सारे कोई आए मतलब दूसरे कोविड के बाद मतलब कोविड के टाइम में सब कोई को रोज़गार चाहिए था और उस सब कोई रोज़गार से हटते जा रहे थे, बाइफरकेटेड होते जा रहे थे। तो उस वक्त क्या है कि इसको रोज़गार के तहत मतलब रोज़गार के रूप में देखा गया और इसमें प्रोडक्शन कहा गया कि जो ट्रेडिशनल हम लोग फार्मिंग कर रहे थे इससे हमको कमर्शियल फार्मिंग के रूप में इसको अपनाना है और उसके बाद इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और इतना जो आप देख रहे हैं ये वेल मैनेज जो दिख रहा है ये बस हम लोग का प्रयास था
कि यदि डिफरेंट स्टेट में और डिफरेंट कंट्री में यदि प्रोडक्शन हाई हो सकता है तो हमारे यहाँ भी आराम से हो सकता है। यहाँ इस क्षेत्र में मछली पालन करना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी पानी को इकट्ठा करने की तथा मिट्टी की क्षारीयता को संतुलित मात्रा में बनाए रखने की। अतः डॉक्टर सुमन की मदद से यहाँ के किसानों ने इन चुनौतियों का सामना किया और उससे निजात पाया। तब जाकर यहाँ उन्नत मछली पालन करना संभव हो पाया। शुरुआत में चुनौती ये था कि यहाँ सबसे पहला बात था कि पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था एक जगह पे, और दूसरा बात झारखंड का जो सॉइल है, मतलब झारखंड का जो मिट्टी है, इसका जो आपका एसिडिक नेचर का है और ये 4.5 से लेके 5.5 तक है। तो ये सबसे बड़ा हडल्स था हम लोग के लिए कि इसको कैसे हम लोग मैनेज करें और बेसिसिटी मतलब क्षारीयपन इसमें कैसे मैनेज करें। तो ये थोड़ा हडल्स था। मतलब ऐसा है कि पानी का पीएच यदि हम लोग मैनेज करके रखते हैं और प्रॉपर एक मतलब यदि 7.5 से 8.5 यदि उसका पीएच का मान्य है, मतलब पानी का स्टेबिलिटी रखना है, तो वो थोड़ा हम लोग के लिए चुनौती था। लेकिन जब हम लोग स्टार्ट किए हैं लाइम और डोलामाइट का, जब इसमें छिड़काव करना स्टार्ट किए हैं और प्रॉपर वे से कंडीशनिंग किए हैं पानी, मतलब पानी का भी और तालाब की मिट्टी का भी, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो गया। और पीएच यदि फ्लक्चुएट करता है तो हमारे मतलब तालाब में पूरा पैरामीटर गड़बड़ हो जाती है। तो क्या है कि जब हम पीएच मेंटेन कर लिए तो सारा चीज मतलब बैलेंस हो गया। क्षेत्र के लोगों के लिए मछली उत्पादन का कार्य बहुत ही उपयुक्त है। बेंगाबाद क्षेत्र में जहां की जमीन उबड़ खाबड़ है, वहां सिर्फ धान की फसल होती है। इससे किसान साल में एक ही बार आमदनी कर पाते हैं, परंतु मछली उत्पादन शुरू करने से 6 महीने के बाद लोग सालों भर आमदनी कर लेते हैं। यहाँ पे खास करके एग्रीकल्चर यहाँ पे मतलब लो लैंड और हाई लैंड है, मतलब बहुत मतलब उबड़ खाबड़ वाली लैंड है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे यदि फिशरीज को इंट्रोड्यूस अच्छे तरह से करते हैं तो इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्शन रेट है ज़्यादा होगा। इवनली जो आप सीजनल क्रॉप ले रहे हैं, जैसे आप धान की खेती यहाँ कर रहे हैं, तो वो एक ही बार वो मतलब सालाना एक ही बार वो लगता है और एक ही बार वो प्रोडक्शन देता है। लेकिन फिशरीज मतलब मत्स्य पालन यदि हम लोग करते हैं, मछली की खेती करते हैं, तो ये क्या है कि आप एक क्रॉप 2 क्रॉप भी आप निकाल सकते हैं। और ये क्या है कि आपका 6 महीने से जो मतलब रिटर्न देना स्टार्ट करेगी वो पूरा साल भर वो देगी। मतलब 6 महीने से कल्चर पीरियड उसका स्टार्ट हो जाता है, तो 6 महीने में वो टेबल साइज हो जाती है। तो 6 महीने से आपका इनकम जनरेट करने लगेगी और वो पूरा सीजन आपको इनकम जनरेट करेगी। बेंगाबाद ग्राम में पहले सिर्फ एक तालाब में परंपरागत तरीके से मछली पालन होता था। कोरोना के बाद यहाँ के 8 तालाबों में वैज्ञानिक विधि से मछली पालन किया जा रहा है। अगले वर्ष इन तालाबों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। निश्चित तौर पर जो किसान इस मछली पालन से जुड़े हैं वे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल वे से किया जा रहा था, उसमें कोई फीड वूड नहीं दिया जा रहा था, मतलब 1-2 तालाब था। तो हम लोग सोचे कि जब 1-2 तालाब है और इसमें मछली पालन हो रहा है तो इसको और भी विस्तारित रूप से किया जाए। और आने वाला टाइम में अभी 8 तालाब है, आने वाला टाइम में हो सकता है 15-20 तालाब अगले साल, चाहे मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक 8 मतलब 9-10 तालाब और होगा। इन तालाबों से मछली पालकों को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ इससे कई लोगों को तालाब की देखरेख का रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। अभी इन तालाबों की देखरेख में लगभग 8 लोग जुड़े हुए हैं और वे इससे आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में तालाबों की संख्या के विस्तार की योजना है, जिससे लगभग 60 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे अभी 8 तालाब है प्रॉपर वैसे, अप्रॉक्स 1 एकड़ की सारी तालाब हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे जो पिछले साल से हम लोग खेती कर रहे हैं, मछली पालन का पिछले साल से स्टार्ट किया है हम लोग। तो यहाँ पे पंगासियस, तिलापिया और कुछ रोहू कतला का भी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तालाब की देखरेख में लगे एक किसान बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले वो सूरत में काम करते थे। कोरोना काल में गांव लौटने के बाद उन्हें वापस जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ मछली पालन की वजह से उन्हें उसकी देखरेख का काम मिल गया है। अब उन्हें घर परिवार के साथ रहकर काम करने में ज्यादा खुशी मिलती है।
लॉकडाउन लगा उस टाइम में घर में आए हैं। उसी टाइम से यहाँ सब लग रहे हैं, तो लॉकडाउन में इसे बाहर जाने का कोई चांस नहीं बना। इसे यहाँ काम लग गए हैं, सर सब काम दे दिया हम लोग को, तो यही पर देखभाल कर रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा। अभी भी देख रहे हैं सब, वो घर परिवार सब यहाँ घर में अच्छा लग रहा है काम करने में, थोड़ा घर परिवार में रहते हैं मिलजुल के यहाँ। ये किसान बताते हैं कि मछली पालन की वजह से उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। इससे इन्हें एक निश्चित आमदनी प्राप्त हो रही है, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा अच्छे ढंग से कर रहे हैं और अपने गांव पर रहकर ही काफी खुश हैं। पहले सूरत में काम करते थे, जैसे कुछ पर्व हो गया, चाहे कुछ कोई जैसे मर हरा गया तो फिर आने में हम लोग को 3 दिन टाइम लगता था। अभी से गांव में रहते हैं तो कुछ होता है तो नज़र के सामने रहते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है अपना, जैसे जो अपना सब फैमिली सब परिवार चला रहे हैं अपना, अच्छा लग रहा है। घर परिवार के साथ मिल के रह रहे हैं, अपना सब रोजी रोटी चल रहा है। आज जबकि झारखंड राज्य में भूमि का जल स्तर घटता जा रहा है, वैसे में बेंगाबाद क्षेत्र में यहाँ के किसानों द्वारा जल संचयन तथा जल संरक्षण किया जा रहा है। ऐसे में मछली पालन की संभावना यहाँ स्वतः बन जाती है। इससे जुड़कर यहाँ के किसान पर्यावरण की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मछली पालन से अपनी आमदनी प्राप्त कर वे स्वरोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो झारखंड में जल का जो स्तर है वह काफ़ी नीचे होता जा रहा है। इस कारण से भी यहाँ पे जैसा हम सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ जल संचयन एवं जल संरक्षण दोनों की जा रही है। और जब जल संरक्षण और जल संचयन की सुविधा है तो इसमें मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोगों को एक रोज़गार प्राप्त हो पा रहा है। यह रोज़गार उन्हें रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें स्वरोजगार का भी अवसर प्रदान हो पा रहा है। कोरोना काल की विकट परिस्थिति में जब लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था, तब वैसे में बेंगाबाद क्षेत्र में मछली पालन ने कई लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। ये तो बिल्कुल हम देख ही सकते हैं कि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपने नौकरी से, अपने पेशा से वो हाथ धोया है, और वो सब अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो सब वापस से अपने घर आ रहे थे और उन्हें रोज़गार के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो यह जो एक न्यू इनिशिएटिव है यह मत्स्य पालन का, इसमें उन्हें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं कि वह स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर सके, या फिर वह खुद से भी कहीं ना कहीं यहाँ काम भी कर सकते हैं। आज जहां कृषि क्षेत्र में एकल पद्धति को अपनाने से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मछली पालन उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद ग्राम में जहां किसानों को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पलायन करना पड़ता था, वहां आज मछली पालन ने उन्हें गांव पर ही रहकर रोजगार करने का अवसर प्रदान किया है। यहाँ के लोग इसे अपनाकर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा ये वृत्त चित्र, और मुझे ऐसा आशा है कि इस वृत्त चित्र से आपको जो भी जानकारी मिली है इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो, लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से या देना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूसरा केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।